नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के जो स्थलाकृति प्रदेश है उसमें दक्षिण का पठार। इससे पहले अपन ने जो है उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में पढ़ा था। अब जो है अगला जो अपना टॉपिक है वो है आपका दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दक्षिण का पठार यह एक अति प्राचीन भूभाग है जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार पठार के रूप में स्थित है। यह आर्किन चट्टानों से निर्मित है एवं इसकी चट्टानें अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। इसकी चट्टानें अत्यंत सुदृढ़ विवर्तनिक दृष्टि से शांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना काफ़ी कम है। तो इसका जो भूभाग है वो जो है प्राचीन भूभाग दक्षिण का पठार माना जाता है। जैसा कि आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि दक्षिण का जो पठार है या प्रायद्वीपीय जो भारत है वो भूभाग प्राचीन गोंडवाना लैंड जो भाग था थर्ड भूखंड उसका हिस्सा रहा है। तो ये एक प्राचीन भूभाग है और ये इसका विस्तार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है तथा इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। इसके अंतर्गत जो चट्टानें पाई जाती है वो चट्टानें जो कि आर्किन चट्टानें और उन आर्किन चट्टानों का भी काफ़ी रूपांतरण हो चुका है क्योंकि बहुत अधिक समय होने के कारण इन चट्टानों में बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। तो इनका जो चट्टानें हैं वो वर्तमान में उनके मूल स्वरूप में नहीं है। इसके अलावा जो ये जो पठार है उसके ऊपर भूकंप संबंधी जो विवर्तनिक जो घटनाएं हैं वो भी इसमें नहीं के बराबर होती है, अर्थात ये भूकंप की दृष्टि से भी शांत क्षेत्र माना जाता है। अरावली, कैमूर, राजमहल, शिलोंग की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। दक्षिण में यह कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो दक्षिण का जो पठार है इसकी उत्तरी सीमा अरावली पर्वत श्रेणी, कैमूर की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, शिलोंग की पहाड़ियाँ ये सब इसकी उत्तरी सीमा बनाती है तथा इसकी दक्षिण तक इसका जो विस्तार है वो कन्याकुमारी तक है। अब हम जो है मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ है, किस प्रकार से। इस मानचित्र में जो है हम देखेंगे तो ये जो भाग है संपूर्ण भाग ये वो संपूर्ण भाग आपका दक्षिण के पठार के अंदर, इसका जो दक्षिण का जो भाग है और ये त्रिभुजाकार के अंतर्गत ये त्रिभुजाकार, तो पूरा जो ये जो पठार है वो दक्षिण के पठार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में साथ ही जो है इसके अंतर्गत जो इसका जो विस्तार बताया था उसमें यह आपकी अरावली श्रेणी है, यहाँ पर आपकी कैमूर की पहाड़ियाँ, इसके अलावा ये आपका राजमहल की जो पहाड़ियाँ राजमहल हिल्स, और दूसरे जो है आपका शिलोंग का जो पठार है मेघालय के अंतर्गत ये शिलोंग का पठार यहाँ पे। तो ये सब जो है ये सब इसकी प्रायद्वीपीय जो भारत है या दक्षिण का जो पठार है उसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं। उसके बाद में यह पठार अनेक धरातलीय विविधताओं से भरा हुआ है। विभिन्न पर्वतों की उपस्थिति के फलस्वरूप यह कठोर कहीं छोटे छोटे पठारों में विभाजित हो गया है। तो ये जो विभिन्न विविधताएं उसके कारण इस पठार के अंतर्गत जो है छोटे छोटे पठारों में बढ़ गया है क्योंकि इसका लगातार अपर्दन जो है हुआ है। और इसके अलावा कई सक्रिय और चौड़ी घाटियाँ भी इस पठार पर पाई जाती है। वर्तमान समय में माना जाता है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी पूर्वी भाग है और गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा राय के निक्षेपों के बीच में भर जाने के कारण जो यह पठार प्रायद्वीपीय पठार से अलग प्रतीत होता है। राजस्थान मरुस्थल के गर्भ भाग में भी प्रायद्वीपीय चट्टानें ही पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया शिलोंग का जो पठार है मेघालय के अंतर्गत, या कह सकते हैं मेघालय का जो पठार है वो मेघालय का पठार भी जो है आपका इसी दक्षिण के पठार का ही हिस्सा है। क्योंकि अभी वर्तमान में जब अपन देखते हैं तो वर्तमान में देखने से पता चलता है कि ये जो भाग है पूरा दक्षिण के पठार से अलग देता है, परंतु अलग दिखाई देते हुए भी इनके बीच में एक गर्त था और उस गर्त को जो है जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों ने अपने अवसादों के द्वारा उसको भर दिया है। तो भरने के कारण अब जो है वो अलग से अलग प्रतीत हो। हालांकि ये जो भाग है शिलोंग का जो पठार है मेघालय का जो पठार है वो पठार दक्षिण के पठार का ही हिस्सा है।
इसके अलावा राजस्थान के अंतर्गत जो अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक जो फैली हुई है, तो ये जो अरावली पर्वतमाला है वो भी जो है मरुस्थल के अंतर्गत जो भूभाग है, या कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला। इसके अलावा मरुस्थल का जो आंतरिक चट्टानें हैं वो सब चट्टानें भी जो है प्रायद्वीपीय चट्टानें ही हैं, जिसके कारण से ये पता चलता है कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण का जो पठार है उसी का हिस्सा राजस्थान का, जो संपूर्ण जो मरुस्थल का जो हिस्सा है वो राजस्थान का, सॉरी, दक्षिण के पठार का ही हिस्सा माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से लेकर 900 मीटर के बीच में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट का तीव्र ढाल उस भ्रंश का द्योतक है जो अफ्रीका से भारत के अलग होने के कारण बना था। तो जब भारत अफ्रीका से अलग हुआ था, जब अपन ने वैगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ा था, और उसके अंतर्गत जो विभिन्न जो प्लेट है और विभिन्न जो महाद्वीप है उनका विस्थापन हुआ है, उनका प्रभाव हुआ है, तो सभी जो महाद्वीप पहले एक साथ जुड़े हुए थे, फिर एक एक करके अलग होते गए। जैसे पहले गोंडवाना लैंड और इंडोनेशिया में बटे थे, उसके बाद में तो इस प्रकार से जो है भारत जो है अफ्रीका से अलग हुआ। और जब अफ्रीका से अलग हुआ तो ये जो भाग था भारत का पश्चिमी तट, वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, और अफ्रीका से अलग होने के कारण ही ये जो पश्चिम का जो भाग है उसका जो ऊपर जो तीव्र ढाल है वो एक भ्रंश कगार का द्योतक है। यही कारण है कि अनेक विद्वान पश्चिमी घाट को वास्तविक पर्वत न मानकर उसे भ्रंश कगार मानते हैं। इसका झुकाव दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की तरफ है। और अब जो ये जो भ्रंश कगार है उसका जो ढाल है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ है। इसी कारण से जो अधिकांश नदियाँ इस पठार से इस घाट से निकलती है वो बंगाली खाड़ी की तरफ दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी घाट पर्वत का काफ़ी अपरदन हुआ है, वह संचलन के कारण इस पठार पर भी कई दरारें और घाटियों का निर्माण हुआ है। अब जो पूर्वी घाट है पर्वत है उसका भी काफ़ी अपरदन हुआ है, इसके कारण से यहाँ पर भी कई दरार घाटियाँ पाई जाती है। और पूर्वी घाट चूँकि बहुत अधिक अपरदन के कारण वर्तमान में जो है बीच बीच में जो है निम्न भूमि पाई जाती है, वहाँ पर जो है अवसाद का जमा हो गया है, तो मैदान का भी निर्माण हो गया है। तो अब ये पूरा खंडित हो चुका है, फटाफटा हो चुका है। उसके बाद में नर्मदा एवं ताप्ती जैसी नदियाँ दरार घाटियों का अनुसरण करते हुए प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के विपरीत प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। और इसी कारण से जो है नर्मदा और ताप्ती जैसी जो नदियाँ हैं वो दरार घाटियों में बहती है, जिसके अंतर्गत वो प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के विपरीत प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूँ कि कौन पश्चिम घाट कहाँ है, पूर्वी घाट कहाँ है, और ये जो नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, इनकी स्थिति कहाँ पे है। इसके अंदर ये जो मानचित्र है आपका, इस मानचित्र में ये आपका जो भाग है वो आपका पूर्वी घाट कहलाता है, और ये जो भाग है आपका वो आपका पश्चिमी घाट कहलाता है। अब जो है यहाँ से आपकी ये जो नदी निकली है आपकी, ये जो नदी है वो आपकी नर्मदा नदी है जो अमरकंटक पर्वत से निकलती है। उसके बाद में इसके दक्षिण में जो है ये ताप्ती नदी है जो सोत के पास से जो है खमाती खाड़ी में गिरती है। ये जो दोनों नदियाँ हैं वो जो है पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी बनाते हुए जो है अरब सागर के अंतर्गत गिरती है, और ये जो है भ्रंश घाटियों के अंतर्गत प्रवाहित होती है। अब जो है उसके बाद हिमालय के उत्थान के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में भी नॉन मेष के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार के कई भागों में ऊपर उठे हुए हैं समप्राय मैदान देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के बहाव की दिशा से स्पष्ट है। यह पठार काफ़ी घिसा हुआ है। इस पठार पर हिमाच्छादन के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो उसमें भी नवोन्मेष के मतलब धरातल के जो भाग है वो स्थिर नहीं रहा है, उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए, उनमें वापस पुनर्यौवन या नवोन्मेष हुआ है, उनमें परिवर्तन हुए हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो है ऊपर उठे हुए नवोन्मेष के प्रमाण कई समप्राय मैदान देखने को मिलते हैं जो कि पेनीप्लेन थे, वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसका जो ढाल है उसका प्रायद्वीपीय पठार या कह सकते हैं दक्षिणी पठार का जो ढाल है वो उत्तरी भाग के अंदर जो ढाल है वो उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है, जिसका पता हमें सोन, चंबल, दामोदर नदियों के बहाव की दिशा से स्पष्ट होता है कि सोन, चंबल और दामोदर जो नदियाँ हैं वो किस प्रकार से प्रवाहित
होती है। यहाँ पर सोन नदी जैसे कि आपकी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, चंबल नदी भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और दामोदर नदी जो है आपकी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है। तो ये सब जो नदियाँ हैं वो गंगा और यमुना की सहायक नदियाँ हैं। जैसे चंबल यमुना की सहायक नदी है, सोन गंगा की सहायक नदी है, और दामोदर भी गंगा की सहायक नदी है। ये संपूर्ण पठार छोटे छोटे पठारों में विभक्त हैं, जिनमें चपटे शिखरों वाली पहाड़ियाँ बहुतायत से पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत का कोई भी भाग कभी भी समुद्र से नीचे डूबा हुआ नहीं रहा है। केवल पूर्वी घाट के निकट अस्थायी रूप से स्थानीय निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो कठोर भूभाग है, वो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक कभी भी समुद्र के अंतर्गत नहीं डूबा है। बाकी कई बार क्या होता है, धरातल के अंदर उमजन और निमज्जन होता है, और उसके कारण जो है वो जो भूभाग है वो समुद्र के तल के नीचे चला जाता है। और निमज्जन का मतलब होता है कि समुद्र के नीचे जब वो भाग जाता है तो इसी क्रिया को कहा जाता है निमज्जन। और दूसरी प्रकार की जो क्रिया होती है वो उत्पादन या उसको उमज्जन भी कहते हैं। उमज्जन का मतलब होता है कोई भी समुद्री जो भूभाग है वो भूगर्भिक जो क्रियाएं हैं या हलचलें हैं उसके कारण से जो है कभी कभी उसका उत्थान हो जाता है, और उत्थान होकर वो जो भूभाग है पहले समुद्र के अंदर डूबा हुआ था वो वापस समुद्र से जो है बाहर आ जाता है। ये जो क्रिया कहलाती है वो उमज्जन कहलाती है। तो यहाँ पर जो है प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका जो संपूर्ण भाग है वो कभी भी समुद्र से नीचे नहीं गया है, मतलब उसमें निमज्जन कभी नहीं हुआ है। जबकि जो पूर्वी भाग है, पूर्वी घाट है, उसका जो कुछ भाग है वहाँ पर सिर्फ निमज्जन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। निमज्जन का मतलब वो भाग समुद्र के अंतर्गत डूबा हुआ था। उसके बाद दक्षिण के पठार की उत्पत्ति। दक्षिण के पठार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्फ्रेड वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया था, जो सुपर कॉन्टिनेंट था। और इस पेंजिया के चारों ओर जो विशाल महासागर था और महासागर का नाम था पेंथालासा। तो पेंथालासा उन्होंने कहा था। कालांतर में पेंजिया का जो है दो भागों में विभाजन हो गया था। एक भाग लोरेशिया तथा एक भाग लोरेशिया या अंगारा लैंड तथा दूसरा भाग जो है गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भाग भारत सम्मिलित थे। गोंडवाना लैंड एवं अंगारा लैंड के बीच टेथिज सागर का जो है निर्माण हुआ था। गोंडवाना लैंड एवं अंगारा लैंड से ही वर्तमान महाद्वीपों का स्वरूप अस्तित्व में आया है। और चूंकि प्रायद्वीपीय जो भारत है या दक्षिण का जो पठार है वो गोंडवाना लैंड के ही हिस्से माने जाते हैं, तो इसलिए गोंडवाना लैंड से ही जो है दक्षिण के पठार की उत्पत्ति हुई है। प्लेट वेग विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार भारत उत्तर की ओर प्रवाह की शुरुआत लगभग जो है 120 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, तथा लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व भारत ऑस्ट्रेलिया एक ही भारतीय प्लेट के भाग थे। तो पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है एक ही प्लेट के हिस्से थे, जिसे भारतीय प्लेट कहा जाता था। सबसे अंत में क्रेटेशियस काल में मेडागास्कर भारत से अलग हुआ, और ये जो प्लेटें जब अलग हुए, भूभाग अलग हुए प्लेटों के रूप में, तो मेडागास्कर जो है भारत से सबसे अंत में अलग हुआ। और उसी समय अरब सागर और बंगाली खाड़ी की भी उत्पत्ति हुई। जैसे ही मेडागास्कर भारत से अलग हुआ और भारत का जो है उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर जब प्रवाह हुआ या विस्थापन हुआ, तब जो है बीच का जो भाग है उसमें सागर का निर्माण हो गया था, और यहाँ पर अरब सागर और उसके भारतीय जो पूर्वी भाग के अंदर जो है आपका बंगाली खाड़ी का जो है निर्माण हुआ था। इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत का जो है अस्तित्व में आया, और इस प्रकार से जो है एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाली खाड़ी और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था। क्रिटेशियस काल में प्रायद्वीपीय धरातल पर दरारी ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जिससे वहाँ पर लावा या बेसाल्ट का जमाव हुआ। और उसके बाद में जब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है या दक्षिण का जो पठार है या प्रायद्वीपीय भारत है उसके ऊपर क्रिटेशियस काल के अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया हुई। और ज्वालामुखी क्रिया किस प्रकार की थी? दरारी ज्वालामुखी उद्गार, मतलब दरार से जो है ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जिससे विशाल पैमाने के ऊपर जो है प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर जो है लावा की परत या बेसाल्ट की परत जमा हो गई। और इसी बेसाल्ट की परत जमा होने से ही वहाँ पर जो है दक्षिण के पठार के ऊपर वर्तमान में काली मिट्टी का जो है विकास हुआ था। तो लावा जो मिट्टी निर्मित है या काली मिट्टी है उसका जो जमाव था वो क्रिटेशियस काल के ज्वालामुखी उद्गार या दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण ही यहाँ पर हुआ है। उसके बाद विभिन्न जो भौतिक प्रक्रम हैं वो भी इसके ऊपर
कार्यशील रहे हैं, जिसके कारण से जो है वर्तमान दक्षिण के पठार का निर्माण हुआ। और उसके बाद में विभिन्न प्रकार अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण, ये सब जो क्रियाएं होती थी वो क्रियाएं इसके ऊपर लगातार होती रही है। और वो जो भाग था प्रायद्वीपीय भारत, वो वर्तमान में जो है दक्षिण के पठार के रूप में विकसित हुआ। अब जो है प्रायद्वीपीय जो भारत है, या कह सकते हैं दक्षिण का जो पठार है, उसको अपन 2-3 भागों में बांटते हैं। जैसे प्रायद्वीपीय पर्वत कौन कौन से हैं, प्रायद्वीपीय पठार कौन कौन से हैं, इस प्रकार से हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण का जो पठार है उसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ आती है और उनका स्थिति कहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं हम अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है दक्षिण के पठार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है और विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। यह दिल्ली से लेकर जो है अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ गुरु शिखर, इस जो पर्वत श्रेणी है अरावली, उसका सर्वोच्च शिखर है, जो माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत स्थित है। उदयपुर के निकट इसको जरगा पहाड़ियों के नाम से, अलवर के निकट हर्षनाथ पहाड़ियाँ तथा दिल्ली के निकट इसे दिल्ली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अरावली जो पहाड़ियाँ हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके साथ ही अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें भी कई प्रकार के जो दर्रे या जो पास है, जिनको स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है, तो वो भी इसके अंतर्गत स्थित है, जो पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ता है। जैसे दसुरी की नाल हो गई, हाथीगुड़ा की नाल हो गई, इस प्रकार से केवड़ा की नाल हो गई। ये सब जो नालें हैं, इसका मतलब वो दर्रे हैं जिनसे पश्चिमी भाग को जोड़ा जाता है। इसके अलावा अरावली से जो नदियाँ निकलती है, वो अरावली पर्वतमाला के पूर्व से जो नदियाँ निकलती है, वो नदियाँ जो है बंगाली खाड़ी के अपवाद तंत्र का हिस्सा है। इनमें बनास, चंबल, ये जो नदियाँ हैं उसका हिस्सा मानी जाती है। जबकि अरावली के पश्चिम से जो प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं मरुस्थल के अंतर्गत, वो आपकी अरब सागरीय अपवाद तंत्र का हिस्सा मानी जाती है। तथा उत्तर और उत्तर पश्चिम के अंतर्गत जो भाग है वो अंतर प्रवाह का क्षेत्र भी यहाँ पर स्थित है। अब प्रायद्वीपीय भारत की जो दूसरी जो पर्वत श्रेणी है वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अरावली के बारे में मैं आपको बता दूं, अरावली और विंध्याचल और सतपुड़ा, इनकी स्थिति कहाँ पर है, भारत में ये कहाँ स्थित है। इस मानचित्र में आप इस मानचित्र के अंतर्गत आप यहाँ पर लिखा हुआ है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसके नीचे है आपका सतपुड़ा पर्वतमाला, और ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी जो अहमदाबाद गुजरात से लेकर जो है दिल्ली तक फैली हुई। ये अरावली जो है आपका उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की दिशा में लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई फैली हुई है। यहाँ पर ये आपका गुरु शिखर जो है आपकी सर्वोच्च चोटी, जो कि माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत स्थित है, इस अरावली की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। तो ये जो श्रृंखलाएँ हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो है विंध्याचल पर्वत, यह प्राचीन युग की चट्टानों से निर्मित है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर बहुत आयत से मिलता है। विंध्याचल पर्वत के अंदर जो है लाल बलुआ पत्थर जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1200, इसकी औसत ऊंचाई जो है आपकी, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 700 से 1200 मीटर। यह पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक विस्तृत है तथा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है, साथ ही इसका जो विस्तार है वो गुजरात से बिहार तक है। इन के अंतर्गत जो पर्वत श्रेणियाँ जो स्थित है उनमें पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं वो विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा हैं। उसके बाद में तीसरी जो पर्वत श्रेणी आती है आपकी सतपुड़ा श्रेणी। यह श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव एवं मेघालय पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। मैंने आपको सतपुड़ा जो श्रेणी है वो मैंने आपको बताई, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में जो है सतपुड़ा श्रेणी आपकी स्थित है। और ये जो श्रेणियाँ हैं वो महादेव जो पर्वत है वहाँ से पहाड़ियों से शुरुआत होती है और मेघालय पहाड़ियों तक ये से होते हुए जो है छोटा नागपुर तक ये फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। पंचमढ़ी 1117 मीटर अभी महादेव पर्वत पर ही स्थित है। ये भी जो है महादेव पर्वत के ऊपर स्थित है पंचमढ़ी, जिसकी ऊंचाई जो है 1117 मीटर है। मेघालय पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है,
जहाँ से सोन, नर्मदा नदियों का और महानदी का उद्गम होता है। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसके उत्तर और दक्षिण में क्रमशः नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियाँ अवस्थित है। सतपुड़ा जो श्रेणी है वो एक ब्लॉक पर्वत है जिसके उत्तर में नर्मदा की घाटी और दक्षिण में जो है ताप्ती की जो है दरार घाटी अवस्थित है। यह पर्वतमाला मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं उनसे निर्मित है। भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार विंध्याचल पर्वत नदी की दरार घाटी का ही खड़ा ढाल मात्र है, और बहुत सारे जो भूगर्भवेत्ता है वो मानते हैं कि विंध्याचल जो पर्वत है वो ये जो नदी है नर्मदा नदी उसका ही जो है आपको मात्र खड़ा ढाल मात्र मानते हैं वो। इसके बाद में चौथा जो आपका आता है वो आता है पश्चिमी घाट या सह्याद्री। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का खड़ा कगार मानी जाती है। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक लावा के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके दक्षिण भाग में नीलगिरी तक ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानें मिलती है। तो पश्चिमी जो घाट है वो वास्तव में कोई पर्वत श्रेणी नहीं है, यह सिर्फ एक प्रायद्वीपीय पठार का या दक्षिण के पठार का खड़ा ढाल या कगार मात्र है। और इसके साथ ही इसका जो विस्तार माना जाता है वो पश्चिमी घाट ताप्ती नदी का जो मुहाना है सूरत से लेकर जो कुमारी अंतरीप कन्याकुमारी है वहाँ तक ये चीज़ का विस्तार माना जाता है, और इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। मैं आपको मानचित्र के माध्यम से बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत आपका पश्चिमी घाट जो है आपका ये आपकी जो है ताप्ती नदी, तो यहाँ आपके सूरत से लेकर ये जो है कुमारी अंतर्द्वीप तक लास्ट में जो है 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो ये जो भाग है वो कहलाता है पश्चिमी घाट। उसके बाद में पश्चिमी घाट के अंदर कुछ दर्रे हैं, उन दर्रों के अंतर्गत नाम और उनकी ऊंचाई मैं आपको बता रहा हूँ जो किसको किससे जोड़ते हैं। महत्वपूर्ण दर्रे कई बार प्रायोगिक जो कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती है उनके अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले है थाल घाट जिसकी ऊंचाई 580 मीटर है। ये जो दर्रा है वो नासिक को जो है मुंबई से जोड़ता है। दूसरा जो दर्रा है वो आपका यहाँ पर नासिक और जो मुंबई है दोनों ही आपके जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है। दूसरा जो दर्रा है वो है भोर घाट, इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 520 मीटर है। ये जो है मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तो मुंबई से पुणे के लिए जो मार्ग जाता है वो भोर घाट दर्रे से होकर जाता है। उसके बाद में तीसरा जो दर्रा है पाल घाट, पाल घाट की जो है उसकी ऊंचाई 530 मीटर है, और ये कोयम्बटूर से जो है कोचीन तक से लिए मार्ग इससे होकर जाता है। और लास्ट जो इसका जो दर्रा है चौथा वो है सिनकोट घाट। सिनकोट घाट जो है इसकी ऊंचाई 280 मीटर है, और ये त्रिवेंद्रम को जो है मदुरई से जोड़ता है, मतलब केरल से जो है आपका तमिलनाडु को जाने के लिए ये मार्ग प्रदान करता है। तो ये जो महत्वपूर्ण दर्रे थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट घाट। और ये किन किन को जोड़ते हैं? थाल घाट आपका नासिक से मुंबई को जोड़ता है, भोर घाट आपका मुंबई से पुणे को जोड़ता है, और पाल घाट आपका कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है, और त्रिवेंद्रम से मदुरई को जोड़ता है। इन सभी जो घाट है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ मानचित्र के माध्यम से ये कहाँ कहाँ स्थित है। इसमें आपका ये जो भाग है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो स्थिति है वो आपका मुंबई है, सॉरी यहाँ पर आपका जो है मुंबई की लोकेशन है। उसके बाद में यहाँ पर आपका नासिक है, तो इनको जोड़ने के लिए जो दर्रा है वो दर्रा कहलाता है आपका थाल घाट, जो मुंबई से नासिक को जोड़ता है या नासिक से मुंबई को जोड़ता है। एक जो दर्रा है वो है आपका भोर घाट, वो जो दर्रा है वो जोड़ता है आपका मुंबई से पुणे को। मुंबई और यहाँ पर आपका पुणे बिल्कुल पास में ही है, मुंबई के पास में ही। तो मुंबई से पुणे को जो जोड़ता है वो दर्रा है आपका पाल घाट, सॉरी भोर घाट। और तीसरा जो दर्रा है पाल घाट आपका वो जो दर्रा है वो आपको कोचीन से जो है कोयम्बटूर को जोड़ता है। ये आपका कोचीन से जो है कोयम्बटूर को जोड़ता है। इसमें यहाँ पर आपका कोचीन केरल में है और कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में। तो कोचीन से जो है कोयम्बटूर को जोड़ता है। इसके बाद में अगला जो आपका दर्रा है वो है आपका सिनकोट घाट। सिनकोट घाट त्रिवेंद्रम से मदुरई, या त्रिवेंद्रम इधर आपका केरल में, और ये आपका मदुरई
जो आपका तमिलनाडु में। तो यहाँ पर जो दर्रा है वो कहलाता है आपका सिनकोट घाट। तो इस प्रकार से ये जो है महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो जिनसे होकर जो है दक्षिण के पठार के से जो है अलग अलग भागों में जो है रास्ते जाते हैं या मार्ग गुजरते हैं। दक्षिण के पठार के अंतर्गत जो पश्चिमी घाट है उसमें कलसुबाई जो है 1640 मीटर तथा महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की सबसे महत्वपूर्ण चोटियाँ है। तो पश्चिमी घाट की जो उत्तरी भाग है, उत्तरी सह्याद्री, उसकी सबसे महत्वपूर्ण चोटियाँ कलसुबाई 1640 मीटर तथा महाबलेश्वर 1438 मीटर की ऊंचाई वाला जो है महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। कुद्रेमुख 1892 मीटर मध्य सह्याद्री की सबसे महत्वपूर्ण चोटी है और मध्य सह्याद्री की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कुद्रेमुख है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर और जो कलसुबाई है वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदियाँ उत्तरी सह्याद्री से निकलती है। तुंगभद्रा नदी एवं कावेरी नदी मध्य सह्याद्री से निकलती है। तो गोदावरी, भीमा, कृष्णा जो नदियाँ हैं वो आपकी उत्तरी सह्याद्री से निकलती है और तुंगभद्रा और कावेरी नदी जो आपकी मध्य सह्याद्री से निकलती है। तो वैसे जो पश्चिमी घाट है या सह्याद्री है जो पर्वत श्रेणी है उसको जो है मुख्य रूप से 3 भागों में उत्तरी, मध्य और दक्षिणी इस रूप से बांटा गया है। तो उत्तरी से जो है आपकी भीमा, कृष्णा, गोदावरी जो नदियाँ निकलती है और जो है आपकी सह्याद्री से जो है तुंगभद्रा, कावेरी जो नदियाँ हैं वो निकलती है। पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा 2637 मीटर दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है। यह पहाड़ियाँ सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी मैं आपको मानचित्र के माध्यम से बताऊंगा कि ये जो पहाड़ियाँ हैं मिलन स्थल के ऊपर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा और कहाँ स्थित है और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। इसमें आपको मानचित्र में आपको उनकी स्थिति के बारे में हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। यहाँ पर आप इस मानचित्र में ये जो भाग है वो आपका पश्चिमी घाट पर्वत और इधर से आपका पूर्वी घाट पर्वत और दोनों की जो पहाड़ियाँ हैं, जो घाट है, पर्वत है, जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपके नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये यहाँ पर आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो 2637 मीटर ये आपकी हो गई है दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके दक्षिण में जो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो दक्षिण में अन्नामलाई और इलायची की जो पहाड़ियाँ कार्डमम हिल्स है, तो इनमें ही अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी 2695 मीटर जो है ऊंची मानी जाती है, वो यहाँ पर स्थित है। ये यहाँ पर 2695 मीटर आपकी ऊंचाई है, अनाईमुड़ी वो यहाँ पर है और सबसे दक्षिण में कार्डमम हिल्स या इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है। उसके बाद में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अन्नामलाई के निकट ही पालनी की पहाड़ियाँ स्थित है। कोडाईकनाल नामक जो पर्यटन स्थल है वो पालनी की पहाड़ियों पर स्थित है। कोडाईकनाल जो है एक हिल स्टेशन है, पर्वतीय जो है स्थल है जिसके ऊपर जो है पर्यटन की दृष्टि से उसका बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हिल स्टेशन है तो वहाँ पर तापमान कम पाया जाता है और तापमान कम पाया जाता है तो वहाँ की जो जलवायु होती है वो स्वास्थ्यवर्धक होती है। तापमान कम होता है तो यहाँ पर बहुत अधिक पर्यटक जो होते हैं वो घूमने के लिए आते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है। ऊटी नामक पर्यटन स्थल इसी पहाड़ी पर स्थित है और ऊटी नामक जो हिल स्टेशन है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही स्थित है, जहाँ पर भी जो है वो भी पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अन्नामलाई के दक्षिण में कोडमम इल्लामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है। यह पहाड़ी इलायची की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो अन्नामलाई की जो दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं कोडमम इल्लामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो इलायची की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ थी वो सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही इलायची की पहाड़ियाँ जो है आपकी इलायची के लिए प्रसिद्ध है, कोडमम हिल्स या इल्लामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं। दक्षिणी भारत की पहाड़ियाँ रबड़, चाय, कहवा कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिणी भारत की जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर रबड़, कहवा, कॉफ़ी की जो है खेती की जाती है। पश्चिमी घाट पर्वत पर से ही जो है शरावती नदी निकलती है, जिसके ऊपर भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 255 मीटर है। इस जो है पश्चिमी घाट से ही
निकलती है नदी शरावती, और इसी के ऊपर वो स्थित है। उसके बाद में दूसरा जो भाग आता है वो आता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की जो कुल लंबाई है वो लगभग 1300 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 615 मीटर है। यह पर्वत उत्तर में अधिक चौड़ा है तथा 190 किलोमीटर अधिक चौड़ाई में, यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई दी गई है वो आपकी 190 किलोमीटर है, और दक्षिण में ये कम चौड़ा है जो मात्र 75 किलोमीटर है। इसका उत्तरी भाग चार्नोकाइट एवं खंडोलाइट चट्टानों से निर्मित है, जबकि मध्य भाग में क्वार्टजाइट और स्लेट जैसी चट्टानें पाई जाती है। तो पूर्वी घाट का जो मध्य भाग है उसमें क्वार्टजाइट, स्लेट जैसी चट्टानें हैं। उत्तरी भाग के अंदर चारकोनाइट और खंडोलाइट जैसी चट्टानें पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम 1680 मीटर ऊंची है, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। साथ ही महेंद्रगिरी 1501 मीटर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला को नदियों ने कई जगहों से काट दिया है, फलस्वरूप यहाँ कई अलग अलग पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। बिलगिरी एवं मालागिरी की पहाड़ियाँ चंदन एवं सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके अंतर्गत आपको जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है विशाखापट्टनम, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1680 मीटर विशाखापट्टनम के पास में है। और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो मानी जाती है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद में विभिन्न नदियों ने पूरे पूर्वी घाट को कई स्थानों से काट दिया है, फलस्वरूप यहाँ कहीं अलग अलग पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। और इसके चूँकि पूर्वी घाट से अनेक जो नदियाँ हैं जिनका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, वो नदियाँ बहती हुई जब पूर्व की ओर जाती है तो पूर्व की ओर जाने पर उसने जो है पूर्वी घाट को जगह जगह से काट दिया है। फलस्वरूप वहाँ पर वो जो भाग है पूर्वी घाट वो अलग अलग पहाड़ियों में बट गया है। जैसे वहाँ पर जो पाई जाती है जावासी पहाड़ी उत्तरी आर्काट जिले में, जिंगजी पहाड़ी दक्षिणी आर्काट जिले में, ओलामलाई तिरुचिन्नापल्ली जिले में, सेवराय पहाड़ी सेलम जिले में, बिलगिरी पहाड़ी कोयम्बटूर जिले में। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है इनकी स्थिति कहाँ कहाँ है। सेवराय की पहाड़ियाँ विभिन्न धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, और इसी के पठार में जो है सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो विभिन्न जो धात्विक खनिज है वो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके लिए वो जानी जाती है। राजमहल की पहाड़ियों की ऊंचाई 500 मीटर है। इसका निर्माण जो है विशाल चट्टानों से हुआ है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया काफ़ी बड़े पैमाने पर हुई थी। तो ये जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उसके अंतर्गत भी माना जाता है कि इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर मानी गई है, और यहाँ पर जो है ज्वालामुखी क्रिया होने के बड़े पैमाने के जो है प्रमाण मिलते हैं। तो राजमहल जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी प्राचीन काल में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी क्रिया हुई थी। गिर की पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ी गुजरात में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है, और गिर की जो पहाड़ी आपको पता ही है और गुजरात में स्थित है और औसत ऊंचाई 500 मीटर मानी जाती है। गारो खासी एवं जयंतिया जो पहाड़ियाँ का निर्माण है वो नवोन्मेष की क्रिया के द्वारा हुआ है। गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं आपकी मेघालय के अंतर्गत, उनका निर्माण जो है नवोन्मेष की क्रिया का द्वारा हुआ है। गारो पहाड़ी की औसत ऊंचाई 900 मीटर है, जबकि खासी एवं जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। यहाँ पर मैं आपको इन सभी की जो है लोकेशन बता देता हूँ आपको। गारो खासी जयंतिया गिर की पहाड़ियाँ मानचित्र के माध्यम से, ये जो मानचित्र है उसमें आपका ये जो भाग है वो दिखलाता है गिर की पहाड़ियाँ। उसके बाद में गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ है वो यहाँ पर आपकी लिखी हुई गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। ये गारो खासी और जयंतिया ये इनका एक क्रम है, इसी क्रम में ये स्थित है गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है। उसके साथ ही उससे आगे अपन देखते हैं सलमा की पहाड़ी छोटा नागपुर का पठार पर स्थित है, और यह अत्यंत प्राचीन लावा निर्मित पहाड़ी है। ताप्ती के दक्षिण में अजंता की पहाड़ियाँ स्थित है, और ताप्ती नदी जहाँ पर मैंने आपको लोकेशन बताई उसके दक्षिण में अजंता की पहाड़ियाँ स्थित है, जहाँ पर अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो स्थित है। इसके साथ ही सलमा की पहाड़ी छोटा नागपुर का पठार के बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि छोटा नागपुर का पठार आपका
झारखंड, छत्तीसगढ़ जो राज्य हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का जो पठार है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार ये यहाँ पर स्थित है, जो कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत अधिक संपन्न माना जाता है। उसके बाद में दूसरा जो भाग माना जाता है, ये अभी तक अपन ने जो है प्रायद्वीपीय जो पठार है या कह सकते हैं दक्षिण का जो पठार है उसकी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके बारे में पढ़ा था कि उसके ऊपर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों को प्रायद्वीपीय जो पठार है या भारत है या दक्षिण का जो पठार है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कौन कौन से पठार स्थित है और उनकी स्थिति कहाँ है। अनेक पर्वतों और नदियों की उपस्थिति के फलस्वरूप प्रायद्वीपीय पठार कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त हो गया है। दक्कन का पठार, यह पठार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्रिटेशस काल से लेकर इयोसीन काल तक होने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है। यह बेसाल्ट निर्मित पठार है जिसमें लावा की अधिकतम गहराई 2000 मीटर तक पाई जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर लावा की गहराई में कमी आती है। तो जैसे जैसे अपन जाएंगे पश्चिम से पूर्व, तो चूँकि इसका ढाल भी पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो जैसे जैसे अपन पूर्व की ओर जाते हैं तो इसके अंतर्गत जो दक्षिण का जो पठार है उसकी जो गहराई है लावा की उसमें कमी आती जाती है। तेलंगाना का पठार एवं कर्नाटक का पठार, दक्षिण के पठार के दो भाग हैं। यह पठार पूर्व में अमरकंटक एवं सरगुजा तक, पश्चिम में कच्छ तक और दक्षिण में बेलगांव तथा दक्षिण पूर्व में राजमहेंद्री तक फैला है। ताप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। यह दोनों भाग आर्कियन निस चट्टानों से निर्मित है। तो तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार, आपका तेलंगाना राज्य की जगह तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार कर्नाटक में, और इन दोनों पठार के अंदर जो भाग है वो उनका विस्तार बता रखा है। पूर्व के अंदर ये अमरकंटक और सरगुजा की जो है उनमें छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमरकंटक और सरगुजा से लेकर जो है पश्चिम में जो आपका गुजरात है, गुजरात में कच्छ तक फैले हुए हैं, तथा दक्षिण में ये बेलगांव कर्नाटक तक फैले हुए हैं और दक्षिण पूर्व में ये राजमहेंद्री तक फैले हुए हैं। उसके बाद में इसके अंतर्गत आर्कियन और नीच चट्टानें पाई जाती है। अब तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। गोदावरी तेलंगाना का पठार, सबसे पहले गोदावरी नदी के द्वारा यह पठार दो भागों में विभाजित है। उत्तरी भाग पहाड़ी एवं वनाच्छादित है, जबकि दक्षिणी भाग उर्मिल मैदान पाए जाते हैं जो तालाब निर्माण के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ पर वर्धा नदी बहती है। तो तेलंगाना का जो पठार है वो गोदावरी नदी के जो है उसको दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग पहाड़ी एवं वनाच्छादित है तेलंगाना का, और दक्षिणी भाग पर जो है उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। जो है समतल जो मैदानी भाग है उर्मिल मैदान जो लहरनुमा होते हैं, उन मैदानों के अंदर जो मिट्टी है वो काफ़ी लहरनुमा होती है। तो इस प्रकार से जहाँ जिस प्रकार से अपन मरुस्थल के अंदर दोहरे देखते हैं उसी प्रकार से उनके अंदर वहाँ पर जो मैदान है वो जल के कारण लहरनुमा बिल्कुल समतल हो जाते हैं। उन मैदानों को उर्मिल मैदान कहा जाता है। तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरा है कर्नाटक का पठार, 700 मीटर की ऊंचाई की समोच्च रेखा इस आधार पर इसको दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग, इस भाग पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ प्रवाहित होती है, और दक्षिणी भाग इसे मैसूर का पठार भी कहते हैं। दक्षिण भारत का उच्च व सुनिश्चित सीमा वाला पठार है। मैसूर पठार की प्रमुख नदी कावेरी है। तो कर्नाटक का जो पठार है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में जो बांटने का जो आधार है वो 600 मीटर की समोच्च रेखा, 600 मीटर की समोच्च रेखा ऊंचाई वाली जो समोच्च रेखा है वो इसको दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग जो है वो भाग कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ इसके अंदर प्रवाहित होती है, और दक्षिणी भाग जो है मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण भारत का उच्च और सुनिश्चित सीमा वाला पठार है। कर्नाटक का जो पठार है उसकी सीमा भी सुनिश्चित है, और मैसूर के पठार के ऊपर कावेरी सबसे मुख्य नदी है जो प्रवाहित होती है। उसके बाद में बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर मालनाड नाम पर इसी पठार पर स्थित है। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है और मालनाड पर इसी पठार पर स्थित है। यह पहाड़ी लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी आपके कर्नाटक में जो स्थित है वो मलनाड नाम से जो है इसी पठार के ऊपर स्थित है, जो कि लोहा इसके लिए जानी जाती है। अगला जो पठार है आपका मेघालय का पठार। यहाँ की चट्टानें छोटा नागपुर के पठार की चट्टानों से समानता रखती है। प्रारंभ में यह पठार मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था। तो मेघालय का जो पठार है
वो आपका मेघालय राज्य के अंदर स्थित है। पहले ये छोटा नागपुर के पठार से समानता रखती है और प्रारंभ में ये पठार जो है दक्षिण के पठार से जुड़ा हुआ था, परंतु बंगाली खाड़ी के निर्माण के दौरान ये उस पठार से अलग हो गया और अलग होने के बाद में इसके बीच में से जो है आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब बहती थी तो उन्होंने इस अलग हुए भूभाग के अंदर दरार घाटी में लगातार जो है मलबे को जमा किया है और मलबे के जमा होने के कारण ये जो भूभाग बीच में जो है मैदानी भाग का निर्माण हो गया है, जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि ये जो मेघालय का जो पठार है वो दक्षिण के पठार का हिस्सा नहीं है, जबकि वो दक्षिण के पठार का हिस्सा ही है। कच्छ प्रायद्वीप का जो पठार है यह लावा और ट्रेसी चट्टानों से निर्मित है। हलचलों से के कारण हलचलों के कारण यह पठार मुख्य पठार से अलग हो गया है। तो भूगर्भीय जो हलचलें थी उसके कारण से ये जो प्रायद्वीप कच्छ प्रायद्वीप का पठार है वो भी मुख्य पठार से अलग हो गया है। तो कच्छ प्रायद्वीप का पठार आपका गुजरात में स्थित है, कच्छ की जो खाड़ी है उसके पास में स्थित है, तो कच्छ प्रायद्वीप का पठार कहलाता है। फिर आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड जो है उसके अंदर आपको मैं मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ ये जो राज्य हैं उसके अंतर्गत स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। यह पठार ग्रेनाइट नीच चट्टानों से निर्मित है। इस पठार पर ऊपर उठे हुए समप्राय मैदान देखने को मिलते हैं। इस पठार पर दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह पठार खनिज संसाधन और वन संसाधन की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिजों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ पर ग्रेनाइट और नीच चट्टानें पाई जाती है। इसके अलावा दामोदर जो नदी है वो भी एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। अगला जो पठार है अपना मालवा का पठार। लावा निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी का समप्राय मैदान है। इसकी धार गंगा घाटी की ओर है। इस पर बेतवा, नीमाज, चंबल व माही नदियाँ प्रवाहित होती है। इस पठार पर उर्मिल मैदान मिलते हैं जिनमें कहीं कहीं चपटी पहाड़ियाँ स्थित है। इस पठार की उत्तरी पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड और बहोखंड के पठार स्थित है। तो मालवा का जो उत्तरी पूर्वी जो सीमा है उस पर बुंदेलखंड और बहोखंड के पठार पाए जाते हैं। इसके ऊपर बेतवा, निवाज, चंबल, माही आदि जो नदियाँ हैं वो प्रवाहित होती है। मालवा पठार के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि वो कहाँ स्थित है और छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। कर्नाटक का जो पठार है उसके बारे में भी जो मानचित्र है उसमें इसमें यहाँ पर ये आपका जो है मालवा का पठार है, जो भाग है यहाँ पर मालवा का पठार स्थित है। इसके साथ ही ये आपका छोटा नागपुर का पठार झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है राज्य हैं उनके अंदर और उड़ीसा के अंतर्गत फैला हुआ है। तीनों राज्यों में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये मुख्य पठार है। इसके अलावा ये कच्छ का जो कह सकते हैं प्रायद्वीप है, कच्छ प्रायद्वीप, इसके अंतर्गत ये जो भाग है वहाँ पर भी जो है ये जो कच्छ प्रायद्वीप का जो पठार है वो स्थित है। उसके बाद में आगे देखते हैं अगला जो अपना पठार है वो है बुंदेलखंड का पठार। यह पठार प्राचीनतम बुंदेलखंड नीच से निर्मित है। इस पठार पर चंबल और यमुना नदियों द्वारा बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किया गया है। इस पर सोपानी वेदिकाएं मिलती है। तो बुंदेलखंड का पठार आपका जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। उसके बाद में अगला जो पठार आता है वो बघेलखंड का पठार। यह पठार बलुआ चूना पत्थर और चूना पत्थर तथा ग्रेनाइट से निर्मित है। इसके उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। दंडकारण्य का पठार यह अत्यंत ही बड़ा है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अत्यंत विरल है। तो बघेलखंड का जो पठार है इसके अंतर्गत आपको बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और ग्रेनाइट निर्मित है। उत्तर में ये सोनपुर की पहाड़ियाँ और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। जबकि अगला जो पठार है आपका दंडकारण्य का जो पठार है वो भी अत्यंत बहुत बड़ा पठार है और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। बघेलखंड आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर आपका जो दंडकारण्य है वो आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ये जो राज्य है उसका छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है वो दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। तो दंडकारण्य के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, दंडकारण्य कहाँ है। इसके बाद में आपको दंडकारण्य वाला जो पठार है उसके बारे में जानकारी बता देता हूँ कि वो कहाँ स्थित है। उसके बाद में अपना ये जो टॉपिक है वो लगभग पूरा हो जाता है। इसमें आपका दंडकारण्य वाला जो भाग है
वो भाग है आपका यहाँ पर। ये जो भाग है छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग, ये कहलाता है दंडकारण्य। तो दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आशा है आप सभी को जो मैंने जो जानकारी दी है दक्षिण के पठार के बारे में वो आपके लिए उपयोगी होगी, और आपके जो परीक्षाएं हैं, एग्ज़ाम हैं, या फिर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके अंतर्गत आपके काम आएगी। फिर भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो मुझे इससे संपर्क कर सकते हैं पर्सनली।